हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और हम लोग बहुत अच्छे से साइंस कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग जो है इसके बाद में अब हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं और वो है पॉलिटी। ठीक है, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य अवस्था। ठीक है, तो ये जो पॉलिटी है इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका जो बेस है, या हम लोग अगर हम बात करें कि हम ये क्या सोर्स होगा, कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे, तो जैसे कि मैंने बताया है कि आपको ये जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ, ये क्लासेस जो है आपको छोटे एग्ज़ाम से लेके ग्रुप डी से लेके आपको जो ऊपर की जितनी भी क्लास होती हैं ग्रुप बी तक और इवन ग्रुप ए तक, क्योंकि यूपीएससी के जो प्री होता है, ठीक है, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको वो प्री आपको इसमें कवर हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि मैं आपको इसमें जो पढ़ाने जा रहा हूँ इंडियन पॉलिटी, उसका जो बेस या आधार जो किताब लेने जा रहा हूँ वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि एम लक्ष्मीकांत जो है कितनी इम्पॉर्टेंट बुक है फॉर यूपीएससी। ठीक है, यूपीएससी के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इसमें यूपीएससी ही कवर होगा, इसका मतलब ये भी है कि इसमें यूपीएससी के साथ में स्टेट पीसीएस और तुम्हारा जो एसएससी हो गया, या जहाँ जहाँ भी पॉलिटी के पार्ट आता है उसमें आपको पूरा का पूरा कवर होगा। मैं बहुत ही डीप तरीके से चलूँगा। डीप मतलब जो एम लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत को ही मैं पूरा समझ लो, पूरा एक एक चैप्टर उसका मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप बहुत अच्छे से समझना, ठीक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इलैबोरेशन है और मैं जहाँ जहाँ इम्पॉर्टेंट होगा मैं वो चीज़ उसमें कवर करता रहूँगा, और जहाँ जहाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलेवेंट नहीं है वो चीज़ मैं अवॉइड कर दूँगा। ठीक है, सो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल के बैठ जाओ, और बैठने के बाद में आप सभी लोग जो है इस साथ साथ मेरे नोट्स बनाते रहना। ठीक है, साथ साथ, क्योंकि जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से आप नोट्स बनाते जाना। ठीक है, सो इंडियन पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी पढ़ने समय क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडियन पॉलिटी जो आज हम लोग पॉलिटी पढ़ते हैं, या राज्य व्यवस्था जो है जो आज हम लोग देख रहे हैं, वो उसका कहीं ना कहीं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन एकदम से ऐसे नहीं बन गया, उसका क्या कुछ इतिहास होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है सबसे पहले आज इसका जो सबसे पहला चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसको हम लोग आज थोड़ा देखेंगे। ठीक है, भले ही आज नहीं कंप्लीट होगा तो मैं उसको 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में उसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मेरा टारगेट यही रहता है। जैसे साइंस में आपने देखा होगा 60 से 70% क्वेश्चन जो फंसे हैं वो ऐसे ही नहीं फंसे हैं। ठीक है, और वही कोशिश इसमें भी है। ठीक, चलो, भले ही थोड़ा समय लग गया है आने में, है ना, लेकिन जो है जब भी आएंगे आपको अच्छी चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी, ठीक है, किसके द्वारा, कौन सी बुक है, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, चलो, अब हम लोग जो है सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की बात करते हैं, तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है तो मैं बोलता रहूँगा, आप समझते रहना। ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको सही लगे और रिकॉर्ड भी कर लेना। ठीक, मतलब राइट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो, सबसे पहले अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई, ठीक है, वहाँ से इसकी बात होती है। इस ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है कब, 1600 में। ठीक है, 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ईस्ट किसके द्वारा आती है, क्वीन एलिजाबेथ जो है उसके द्वारा जो है परमिशन मिलती है कि जाओ तुम इंडिया में क्या करो, राज करो जाके। ठीक है, व्यापार करो जाके। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आती है तो वो क्या करती है, वो अपना व्यापार करना स्टार्ट करती है। ठीक है, धीरे धीरे व्यापार करती है। उसके बाद में जब, अच्छा, इसके पहले की अगर बात करें तो जो इंडिया को खोज करने में, या तुम्हारे कोलंबस ने, ठीक है, कोलंबस ने जो खोज किया था, ठीक है, तो वो वास्को डिगामा ने जो खोज किया था, ठीक, तो उसमें खोज करने में, इंडिया की खोज करने में, अमेरिका की खोज करने में जो खोज किया था, जितना पैसा या जितना अमाउंट या जितना समय उनका जो बर्बाद हुआ था, वो समझ लो
अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू जितना उसमें लगा था, तो जैसे ही ये लोग जब ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आते हैं तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सामान 100 रुपये की है तो उसके 60 गुना प्रॉफिट ये लोग जो है कमाते हैं लगभग, ठीक है, 60 गुना। जब यहाँ से ले जाते हैं, मान लो कोई सामान 100 रुपये की ले गए यहाँ से खरीद के, तो वहाँ अपने यहाँ जाके उसको 60 गुना हाई दाम पर बेचे हैं। समझ लो, सोचो इतना ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग कमाए। तो इनको क्या हुआ, इनको लत लग गई। इनकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी जब देखे कि वहाँ के लोग जब देखे कि साहब ये लोग मर्चेंट ये लोग इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वो लोग भी देखे भाई हम लोग भी चला जाए, रास्ता पता ही हो चुका था। तो क्या हुआ कि सब लोग आना शुरू हुए और सब लोग आके इसमें क्या है व्यापार करना स्टार्ट किए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये लोग जब ये व्यापार कर रहे थे तो व्यापार करते करते क्या हुआ कि बहुत सारी अनएथिकल चीज़ें भी ये लोग करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ने के लिए इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। एक पूरा हिस्टोरिकल जो मोमेंट है हमारी आज़ादी तक, उसको कैसे डिवाइड किया। सबसे पहले कंपनी रूल, सबसे पहला है कंपनी रूल, ठीक है। कंपनी रूल जो कि हम लोग पढ़ेंगे 1773 से लेके 1858 तक, जो उसमें दे रखा है, ठीक है। 1858 तक हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जो कंपनी रूल है उसको 1773 से लेके 1858 तक, और 1858 इवन हम कह सकते हैं 1853 ही है, ठीक है, नॉट 8, क्योंकि आज जैसे हम लोग जो कवर करेंगे वो 53 का कवर करेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट है वो है क्राउन रूल, ठीक है। क्राउन माने महारानी जो है, ठीक है, क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे 1858 के एक्ट से लेके हम लोग कब तक पढ़ेंगे, 1947, जब तक आज़ादी नहीं मिल गई हम लोग को, समझ रहे हो, जब तक हम लोग आज़ादी नहीं मिल गई, ठीक। द क्राउन रूल जो है और द कंपनी रूल। तो आज हम लोग जो है क्या पढ़ने जा रहे हैं, द कंपनी रूल। कंपनी रूल में कौन कौन से समय पर कौन कौन से एक्ट आते गए, चार्टर एक्ट आए, जिसकी वजह से हम लोग मतलब कैसे कैसे वो इसका डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। वही हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कंपनी रूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सब लोग सुनना, ठीक है। कंपनी रूल में क्या होगा कि हम लोग एक एक जब एक्ट पढ़ेंगे तो इसमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको सारी चीज़ें रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कहूँगा कि ये चीज़ रिकॉर्ड कर लो, ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो, तो उस चीज़ को आपको नोट करना है, ठीक है। तो देखो ये जो कंपनी रूल है, जैसे मैंने बताया कि 1773 से लेके 1858 है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ, एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। क्या आया सबसे पहले, इसमें क्या आता है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो नाम से ही मालूम चल रहा है क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। अभी मैंने आपको बताया क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई तो वो क्या करने लगी कि वो इतनी ज़्यादा मोनोपोली करने लगी, ठीक है। और मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रही है, जितना रेवेन्यू मर्जी हो रहा है वो कलेक्ट कर रही है, जो मर्जी आ रहा है उससे उनको प्रताड़ित कर रही है, ठीक। प्रताड़ित इन द सेंस मतलब ये नहीं कि मतलब ब्रिटिश बहुत खुश हो रहे थे कि अरे यार इंडियन को प्रताड़ित कर, इंडियन तो ब्रिटिशर्स तो वही काम कर ही रहे थे, ब्रिटिशर्स ने ही सब ईस्ट इंडिया कंपनी भेजी, ठीक। तो उस वजह से नहीं, इस वजह से वो रेगुलेटिंग एक्ट बना रहे हैं क्योंकि इसके जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे अनएथिकल हो गई हैं, मतलब कुछ भी पैसा कमा रही हैं और कंपनी को कुछ भी नहीं मालूम है, ठीक है। ब्रिटिशर्स को कुछ भी मालूम कितना पैसा ये कमा रहे हैं और कहाँ कहाँ से ये पैसा ला रहे हैं, ठीक है। मतलब एक प्रकार से मोनोपोली करने लगे थे, जिसकी वजह से ये रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं लोग, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो अब देखो क्या होता है कि अब क्या हुआ, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके द्वारा सबसे पहली बात क्या किया गया, ये जो पहला स्टेप लिया गया। सबसे पहली बात क्या है
ये पहला स्टेप लिया गया रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू, कि जिसके थ्रू हम लोग क्या ये क्या करेंगे, पहला स्टेप में इसमें क्या करेंगे, इसमें कंट्रोल करेंगे इनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे, और क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे, कंट्रोल एंड रेगुलेट करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल रेगुलेट इनके एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे। दूसरी बात, इट रिकग्नाइज द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी, ठीक है। और दूसरी बात इसमें क्या है, इसमें पहली बार क्या हुआ, इस कंपनी की, कौन सी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है और इसका जो पॉलिटिकल फंक्शन है उसको जो है इन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि इस जो एक्ट है, कौन सा एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसका जो है सबसे पहला जो फीचर्स क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं, इसमें क्या क्या बोला गया इस रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो मैं बोर्ड में लिख रहा हूँ इसका मतलब आपको लिखना है, ठीक है, बोर्ड में लिखने वाली चीज़ें आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ें देखो, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई हैं, 3-4 चीज़ें हुई हैं, क्या क्या हुई हैं बहुत ध्यान से सुनना, ठीक। जैसे सबसे पहले क्या हुआ, इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को, सबसे पहला पॉइंट जो है इन्होंने क्या किया, बहुत ध्यान से सुनना, गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको क्या बोल दिया गया, इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, ठीक है। इसको गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और इसके साथ में इसकी जो है 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई। क्या बना दी गई, 4 मेंबर्स की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी गई, एक परिषद बना दी गई, काउंसिल बना दी गई, ठीक है। 4 मेंबर की इसकी काउंसिल बना दी गई। क्या हुआ, अब सबसे पहला स्टेप कि जो गवर्नर होता था बंगाल का, उसका नाम बदल के अब क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आप कहलाओगे, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरी बात, आपको जो है सेवा नहीं, मतलब आपको आपके कार्य में असिस्टेंस देने के लिए, माने हेल्प करने के लिए आपको 4 मेंबर की जो है आपके एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जो लोग आपको क्या करेंगे, मदद करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात, और अगर हम देखें तो इसका जो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना वो कौन बना, वो वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, जो सबसे पहला गवर्नर जनरल जो बना है, ठीक है, और बंगाल कौन बना था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट है, इनको लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना, ठीक है। इसके बाद में देखा गया, देखो अब क्या हुआ, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। अब होता क्या है, देखो आपको मालूम होगा, जैसे मैप के थ्रू बता रहे हैं, देखो होता क्या था, पहले बेसिकली 3 प्रेसिडेंसी थी, ठीक है, एक ये बंगाल, ये बॉम्बे और ये मद्रास, ठीक है। ये कौन हुआ, बंगाल हुआ, बॉम्बे हुआ, मद्रास हुआ। अब होता क्या था पहले कि ये तीनों प्रेसिडेंसी में क्या होता था, अपने अपने गवर्नर होते थे और अपने अपने प्रेसिडेंसी जो है इंडिपेंडेंटली आप चलाते थे, ठीक। मतलब क्या है कि बंगाल में क्या हो रहा है, ये इसको सुपरसीड नहीं करेगा, ये इसको नहीं बताएगा कि तुम क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ना ये इसको बताएगा, ना ये इसको बताएगा, मतलब अपने आप में ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। लेकिन इस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया, सबसे पहला पॉइंट किया गया क्या, कि जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, पहली बात, और उसके साथ में 4 मेंबर की काउंसिल बनाई गई, ठीक, जो इसकी मदद करेगी गवर्नर जनरल की, ठीक। दूसरी बात क्या हुआ, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल बना लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना, ठीक। तीसरी बात उसमें ये हुई कि अब क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है या बंगाल जो है, ये क्या करेगा, इन दोनों पर सुपरसीड करेगा, माने इन दोनों पर सुपरविजन करेगा,
ठीक है, मतलब जो पहले इंडिपेंडेंट थे अपने काम करने के लिए, अब क्या होगा, अब ये दोनों सुपरसीड करे जाएंगे किसके माध्यम से, ये गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट है। ठीक, ये तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, कि जो है ये गवर्नर, ये बंगाल और ये बंगाल नहीं सॉरी बॉम्बे और मद्रास, ये क्या है, ये सुपरसीड करे जाएंगे, या इसको जो है सुपरवाइज करा जाएगा। कौन करेगा, बंगाल करेगा। समझ में आया। ठीक, ये पॉइंट हो गया। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलकत्ता में इन्होंने, और पॉइंट लिखो, ये इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, और पॉइंट लिखते जाओ। इसी रेगुलेटिंग एक्ट में और क्या क्या हुआ, और क्या क्या हुआ इसी रेगुलेटिंग एक्ट में। अब क्या हुआ, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में। कहाँ बनाया गया, कलकत्ता में बनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। ठीक है, कब, 1774 में बनाया गया। ठीक है, कब बनाया गया, 1774 में एक बनाया गया कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट जो बनाएगा उसमें क्या हुआ, एक चीफ जस्टिस होगा। कितना होगा, एक चीफ जस्टिस होगा, और तीन क्या होगा, अदर जजेस हो गए। ठीक है, अदर जजेस होते हैं, जैसे आज भी होते हैं ना, आज भी होते हैं, एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी जजेस होते हैं। ठीक है, बाकी अदर जजेस होते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक चीफ जस्टिस होगा सुप्रीम कोर्ट में और 3 अदर जजेस होंगे, वो अपना कारोबार करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, इसने क्या किया, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट ऑफ कंपनी इन इंगेजिंग। अब देखो, अब इसी रेगुलेटिंग एक्ट में एक बात और कही गई, चौथा पॉइंट कहा गया क्या, कि इसके पहले क्या होता था कि जितने भी सर्वेंट्स होते थे, ठीक है, जो कंपनी में काम करते थे, ये लोग क्या करते थे, अपने फ़ायदे के लिए क्या करते थे, ये खूब अच्छा, कंपनी ने इन्हें देखो क्या कह रखा था, आप ऐसे समझो, कंपनी इनको क्या करती थी कि सैलरी कम देती थी। ठीक है, जो सर्वेंट्स थे उनको सैलरी कम देती थी, लेकिन इनसे कहा गया कि ठीक है सैलरी तुमको हम कम दे रहे हैं, लेकिन आप जो है आप अपने कार्य खुद कर सकते हो, आप अपने प्राइवेट अफेयर्स कर सकते हो। माने कि आप जैसे मान लो किसी कंपनी में आप वो काम कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ समझाने का। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी कह रही है क्या कि आप कोई भी काम जो है आपको हम सैलरी कम देंगे, लेकिन मगर एक आपके लिए छूट ये है कि आप जो है आप अपने कोई अलग धंधा कर सकते हो, अपना कोई बिजनेस कर सकते हो या कुछ भी अपना अलग कर सकते हो। ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के वो सर्वेंट्स क्या करते थे कि सैलरी उनको कम मिलती थी, अब ये लोग क्या करते थे कि ये लोग अपना बिजनेस अपना जो है व्यापार खुद कर रहे हैं। जो कंपनी करा रही वो तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा अपना व्यापार खुद कर रहे हैं, खूब यहाँ से ले जा रहे हैं, वहाँ पर बेच रहे हैं। ठीक है, और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। ठीक, तो ये सब, तो इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, यही चीज़ क्या है, मना कर दी गई कि नहीं, अब कोई भी सर्वेंट्स अपना प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, नो प्राइवेट बिजनेस, ठीक है, नो प्राइवेट एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, नो प्राइवेट एक्टिविटीज़ जो है एक्टिविटीज़। ठीक है, नो प्राइवेट एक्टिविटीज़। ठीक, कोई भी प्राइवेट एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हो। ठीक, उसके अलावा कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हो। पहले क्या होता था, गिफ्ट ले लेते थे लोग। ठीक है, गिफ्ट ले लेते थे। गिफ्ट मतलब ये नहीं कि वहाँ कोई घड़ी दे दिया है ना, गिफ्ट मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे लैंड मिल गया इनको। ठीक है, लैंड मिल गया, या बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो इमूवेबल चीज़ थी वो मिल गई। ठीक है, तो ये सब, तो अब इनको मना कर दिया क्या कि अब कोई प्राइवेट एक्टिविटीज़ नहीं करोगे, अब तुमको सैलरी जो है वो ज़्यादा दी जाएगी। ठीक है, सैलरी ज़्यादा देंगे लेकिन कोई प्राइवेट वर्क नहीं करोगे। क्लियर है, समझ में आया। ठीक, अच्छा, इसके बाद में क्या हुआ कि इट स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रेगुलेटिंग द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से क्या बनाया गया, एक बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। क्या बनाया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, डायरेक्टर्स। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 5वां पॉइंट है। इसमें क्या हुआ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया, जो क्या करेंगे, ये कंपनी को जो है ये गवर्न करेंगे। इनके जो रेवेन्यू मैटर्स, सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स जो है ये चीज़ें देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखेंगे। समझ में आया। ठीक, तो ये तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट है
सबसे पहले 1773 का। ठीक, सबसे पहला एक्ट कौन सा है? 1773। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। क्या क्या पॉइंट्स हैं? नंबर 1 एक बार रिवाइज कर रहे हैं। नंबर 1 क्या है? सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहला पॉइंट ये है कि रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और उसकी 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई। ठीक, उसके बाद में और सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक, अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट की अगर बात करें तो इसमें क्या किया गया, एक जैसे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में। ठीक है, 1774 में इसका एक चीफ जस्टिस था और 3 अदर जजेस थे। ठीक, बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की प्रेसिडेंसी अब क्या करेगी, दोनों को ये बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी उसकी क्या हो जाएंगी, सबऑर्डिनेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, उसकी सबऑर्डिनेट हो जाएंगी। सर्वेंट्स, जितने सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे उनको क्या है, बोला गया कि अब तुमको सैलरी ज़्यादा मिलेगी लेकिन अब कोई प्राइवेट अफेयर्स नहीं कर सकते हो, कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकते हो। समझ में आए? और एक बोर्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया जो क्या करेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये आपके सिविल मैटर्स, मिलिट्री मैटर्स, रेवेन्यू मैटर्स इसके जो है रेगुलेशन करेंगे। समझ में? ये पहला तुम्हारा जो है ये पहला एक्ट है। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट। अब आता है रेगुलेटिंग एक्ट, अब आता है एक एक्ट 1781 का। ठीक है, एक्ट आता है कौन सा, 1781 का। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट अमेंडिंग एक्ट 1781 का। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट 1781 का। ठीक है, अब देखो नाम से ही मालूम चल रहा है क्या कि अमेंडिंग एक्ट, अमेंडिंग माने बदलाव करना या कुछ जो कमी रह गई है उसको चेंज करना। ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये बताऊंगा कि अमेंडिंग एक्ट तो था ही, लेकिन इसके साथ में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने पहली बार ऐसा कुछ कानून बनाया था रेगुलेटिंग एक्ट कि रेगुलेट करो। लेकिन क्या हुआ, इन्होंने देखा कि साहब हमने तो ऐसी चीज़ बना दी, पहले बना तो दिया उसके मन चलने लगा, लेकिन जैसे ही 73 में बनाया और यहाँ पर 81 में ही तुरंत ही क्या हुआ, अमेंड कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि क्या हुआ, गलती से बना तो दिया, फिर उन्होंने देखा कि साहब अगर हमने जो बना दिया है जो चीज़ें, ठीक है, अगर ऐसे ही चला तब तो हमारा कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा। जैसे उसी के लिए ये क्या किया गया, ये अमेंडिंग एक्ट बनाया गया। ठीक, अमेंड तो किया, लेकिन क्या हुआ, जो हमसे गलतियां हो गई उसको सुधार रहे हैं। ठीक, गलतियां को सुधार रहे हैं। कैसे? देखो, अमेंडिंग एक्ट 1781 इसमें क्या किया गया, इसमें क्या हुआ कि जैसे सबसे पहला बोला क्या, देखो क्या बनाया था उसमें 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया था, है ना। अब ये इनको सबसे बड़ी दिक्कत तो सुप्रीम कोर्ट से ही हो गई। क्यों? क्योंकि ये सोच रहे हैं कि अगर हम, क्योंकि हमारी जितनी एक्टिविटीज़ हैं ये सब तो इलीगल है, सबको हम त्रास पहुंचा रहे हैं। ठीक है, किसी को नोट घसूट रहे हैं, है ना, उनको जो है उनका रेवेन्यू जो है अनएथिकल तरीके से कलेक्ट कर रहे हैं, उनको मार पीट रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ठीक, सारी चीज़ें तो अनएथिकल हो गई। ठीक, तो अगर सुप्रीम कोर्ट होगी तो क्या करेगी, वो हमको बार बार तलब करेगी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला पॉइंट इसमें रखा अमेंडिंग एक्ट में कि जो गवर्नर जनरल है, जो कौन सा, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये क्या होगा, इसमें जो है ये बाध्य नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो एग्जीक्यूशन है या उसकी जो वर्क एरिया है उससे हटा दिया गया। ठीक है, उससे क्या हुआ, उससे उसके ज्यूरिडिक्शन से हटा दिया गया। कौन? गवर्नर जनरल जो है ये हटा दिया गया। ठीक, कि मतलब अब जो है सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर जनरल कुछ भी करेगा सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में नहीं आएगा, सुप्रीम कोर्ट उसको जो है तलब नहीं कर सकती। मतलब ज्यूरिडिक्शन, उसका जो गवर्नर जनरल जो है कुछ भी करेगा सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं पूछ सकता कि तुम ये क्या कर रहे हो। समझ में है? तो देखो चाल देखो ब्रिटिशर्स की कि पहले तो बनाया, ठीक, पहले तो बना दिया, लेकिन अब सोच रहे हैं कि यार ये गलत हो गया है, क्योंकि गवर्नर जनरल सारे गलत काम कर रहा है। तो अब क्या हुआ, अब गलत काम को भैया अगर सुप्रीम कोर्ट उसको तलब करेगा, इसी वजह से उसको हटा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो गवर्नर जनरल को इसमें हटाया गया। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ कि इनके जो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी थे, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी कौन, वही जिनकी सैलरी जो है ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। अब बोला गया था क्या कि अब कोई गिफ्ट नहीं ले सकते हो, कोई प्राइवेट अफेयर्स नहीं कर सकते हो, इनको भी सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिडिक्शन से हटा दिया गया।
कि साहब तुम भी जो है क्योंकि भाई देखो गवर्नर जनरल खुद थोड़ी कर रहा है, वो वाया सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी के माध्यम से कर रहा है। अगर मान लो सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी जो है ये अगर आंसरेबल हो जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर कैसे काम चलेगा। इसी वजह से क्या हुआ, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी को उनको भी जो है उस सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया गया। ठीक है, तो ये भी कह सकते हो इसमें ये पहले इसके जुरिडिक्शन जो है उससे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन हटा दिया गया। ठीक है, ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक, और उसके बाद में सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी ऑफ कंपनी, ठीक है, ठीक, इसको भी हटा दिया गया। ठीक, अच्छा नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें क्या है, इट ऑल्सो ठीक। अच्छा, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, दूसरा पॉइंट है कि जितना भी रेवेन्यू कलेक्शन है, जितना भी क्या हो रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन जो होता है, ये रेवेन्यू कलेक्शन भी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं पूछ सकती कि जो है तुम्हारा रेवेन्यू कितना आया है और किस माध्यम से आया है, आपने एथिकल तरीके से या अनएथिकल तरीके से इसको जो है कलेक्ट किया है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन से हटा दिया। अब देखो वही चीज मैं बता रहा हूँ ना कि इन्होंने गलत कर दिया। अब ये सोच रहे हैं क्या कि मैं जो सुप्रीम कोर्ट बना दिया तो गलत बना दिया। इसी वजह से क्या है भाई, हर चीज तो तुम उसके पावर से हटा ही दे रहे हो, जुरिडिक्शन से कोई मतलब ही नहीं सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, तो इसको रेवेन्यू कलेक्शन भी जो है वो क्या कर दिया, हटा दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे, इन्होंने अंग्रेजों ने देखा कि साहब इंडिया जो है, इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हैं। ठीक है, तो इंडिया में तो बहुत सारी कम्युनिटी हैं, लेकिन इस कम्युनिटी में सबसे बड़ी कम्युनिटी दो कम्युनिटी हैं। कौन? एक है हिंदू और एक है मुस्लिम। एक काम करो कि यहीं से इनको फूट डालो। ठीक, ये आपस में यूनाइट ना हो पाए, ये आपस में अगर यूनाइट हो जाएंगे तो पंगा हो जाएगा। ठीक है, हमको जो है भगा देंगे। तो ये क्या करते हैं इन्होंने, कैसे देखो यहीं से डिवीज़न की जो है परंपरा शुरू हो रही है। ये क्या करते हैं, इन्होंने बताया कि भैया हिंदू जो है बिल्कुल अलग हैं और मुस्लिम जो है बिल्कुल अलग हैं। इस वजह से क्या हुआ, इन्होंने कहा कि साहब हिंदू को सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के जो अफेयर्स हैं उसको हिंदू लॉ से, हिंदू के जो अफेयर्स होते हैं, भाई दो कम्युनिटी हैं, एक है हिंदू और एक है क्या, एक है मुस्लिम। ठीक है, एक है मुस्लिम। हिंदू को हिंदू हिंदुओं को किससे, हिंदू लॉ से जो है उसको गवर्न करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट गवर्न करेगा। और मुस्लिम को मोहम्मदियन लॉ से, मोहम्मदन लॉ से ये गवर्न करेगा। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ये काम सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, कि हिंदू को हिंदू लॉ से और मुस्लिम। अब देखो यहीं से क्या हो रहा है, ये एक बीज डालना चाह रहे हैं ताकि इनको मालूम चल जाए कि हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में डिवाइड हो जाए। ठीक है, इनको लगे कि यार हम तो यार हिंदू से बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, और माइंड में जो है अगर आपने एक ऐसा शक का कीड़ा डाल दिया तो समझ लो सब बिल्कुल एकदम से बर्बाद हो जाता है। वही काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसके बाद में इन्होंने कहा इट लेट डाउन द अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल एंड नॉट। अच्छा, अब देखो इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जितने प्रोविंशियल कोर्ट हैं, प्रोविंशियल कोर्ट माने जो स्टेट की कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो सबसे बड़ी होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी होती है। ठीक, उसके नीचे हाई कोर्ट है ना, हाई कोर्ट, उसके नीचे जो तुम्हारी ये सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है। ठीक है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई है ना। तो इसमें बोला क्या कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट की जो अपील है, भाई देखो जनरली क्या होता है, अभी की बात करें तो अभी क्या होता है, देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, मान लो क्या होता है, इसकी जो इसने कोई आदेश पारित किया, आदेश हो गया, मान लो किसी को कोई जजमेंट हुआ, अब उसमें क्या हुआ कि वो बंदा सेटिस्फाइड नहीं है जिसके फेवर में आया है। ठीक है, या जिसके अगेंस्ट में आया है, मान लो है ना, तो वो सेटिस्फाइड नहीं तो कहाँ जाएगा, वो अपील लेके हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाइड नहीं तो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ऐसे प्रोसेस होता है अभी। लेकिन इस एक्ट में, अमेंडिंग एक्ट में क्या बताया गया कि साहब कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट, मतलब ये जो नीचे के जो कोर्ट हैं, इनकी जो अपील होगी कहाँ ले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, गवर्नर जनरल के पास में ले जाओगे।
कहाँ ले जाओगे? गवर्नर जनरल के पास में। बताओ, गवर्नर जनरल डिसाइड करेंगे कि भाई क्या लीगल मैटर है, समझ रहे हो? तो देखो कितना गलत हो रहा है, ब्रिटिशर्स जो है कितना गलत कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला कि कोई भी प्रोविंशियल कोर्ट जो है अपना जो है अपील जो दर्ज कराएगा वो कहाँ, सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाएगा, वो कहाँ ले जाएगा? वो मेरे पास लेके आएगा। किसके पास? मतलब गवर्नर जनरल के पास में। समझ में? अब देखो इसमें क्या हुआ, नेक्स्ट पॉइंट, इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन द काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन एंड द प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ द काउंसिल। ठीक, गवर्नर जनरल जो है, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल ये क्या करेगा, जितने कोर्ट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, जितने कोर्ट्स के प्रोविंशियल कोर्ट हैं, उनके काउंसिल है, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल बनाएगा। कौन बनाएगा? गवर्नर जनरल। अब बताओ कोर्ट्स के मैटर जितने भी है वो कौन बनाएगा? वो कौन बनाना चाहिए है, किसको बनाना चाहिए? लेकिन कौन बना रहा है यहाँ पर? गवर्नर जनरल बना रहा है। समझ में आया? ठीक, तो ये तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ। समझ में आया? ये तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, सॉरी अमेंडिंग एक्ट हुआ 1781। ठीक, इसके बाद में अब फिर आता है नेक्स्ट एक्ट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक्ट आता है, वो एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया, ये बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो बातें हैं इसमें समझ लो। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट ने जो है सबसे पहली बार क्या किया, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इसने सबसे पहली बार पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, कंपनी के जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, इसको डिस्टिंग्विश किया। इन्होंने कहा, इस एक्ट के माध्यम से बोला गया कि जो कंपनी है, कंपनी इतनी बड़ी हो गई है और कंपनी जो है कि उसकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलग हैं। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटीज़ अलग हैं और इसके पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ अलग हैं। इस वजह से इनको मैनेज करने के लिए भी इसको अलग अलग पर्सन होने चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एक ही पर्सन जो है बिल्कुल मैनेज करे जा रहा। छोटे लेवल पर तो ठीक है, लेकिन बड़े लेवल पर जो है कमर्शियल लेवल के लिए अलग पर्सन होना चाहिए, और जो तुम्हारा जो पॉलिटिकल वो एस्पेक्ट है उसके लिए अलग होना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मेट द कमर्शियल इफेक्ट। अच्छा, कमर्शियल पर्पस के लिए इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये लोग क्या करेंगे, ये लोग जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ को जो है मॉनिटर करेंगे। क्या करेंगे? कोर्ट कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ये लोग मैनेज करेंगे। कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, लेकिन एक और जो बनाई गई, एक न्यू बॉडी बनाई गई जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। ठीक है, इसको जो है मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है एक और बॉडी बनाई गई जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया। क्या बोला गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बोला गया। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? ये पॉलिटिकल अफेयर्स को जो है मैनेज करेगा। समझ में आया? ठीक है, और इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज डायरेक्ट ऑपरेशन ऑफ सिविल मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, अच्छा, ये क्या करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है ये क्या करेगा? ये कंपनी के ये सिविल मैटर है ना, मिलिट्री मैटर, ठीक है, मिलिट्री मैटर जो है इनको भी ये देखेगा। कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको भी ये देखेगा। ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है पिट्स इंडिया एक्ट में, ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद में पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में फिर एक्ट ऑफ 1786 आता है। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 आता है। ठीक है, और एक्ट ऑफ 1786 ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन दो बातें इसमें, एक बातें हैं वो समझ लो। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ये इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, कॉर्नवालिस जो है ये नियुक्त होते हैं। ठीक है, इनकी नियुक्ति होती है, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और ये अपॉइंटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये बनते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल ये नियुक्त करे जाते हैं।
और इसके बाद में अगर देखें अच्छा, ये जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इनको बनाने की जब बात हुई तो इन्होंने कहा कि मेरी 2 शर्तें हैं, 2 शर्तें अगर मान लोगे तो जाके मैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाऊंगा। पहली शर्तें क्या है? पहली शर्त क्या है कि ही शुड बी गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द स्पेशल केसेस। इन्होंने कहा कि साहब हमको जो है मेरे पास वो पावर दी जाए कि हम किसी की भी जो वो ऑर्डर है उसको ओवरराइड कर जाए। ठीक, माने हम अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उसके कोई माने ना। ठीक, इनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी ना 4 मेंबर की, ठीक, तो इसने बोला क्या, कॉर्नवालिस ने बोला कि साहब हम दो हमारे पास वो 2 कंडीशन अगर हम दे रहे हैं, अगर ये 2 कंडीशन को मान गए तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपका पद संभाल लूंगा। कौन सा? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। पहला इनका जो है वो डिमांड थी कि हम जो है कोई भी ऑर्डर को ओवरराइड कर सकें। ठीक है, ओवरराइड जो है कर सकें, मतलब हम जो हमारी जो काउंसिल है, हमारी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल भाई जनरली होता क्या है, प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, जो ये लोग जब बोलते हैं, ठीक है, तो इनकी बात को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें यही बोला गया कि साहब हम जो मेरे मन में आएगा मैं वो करूँगा। ठीक है, जो मेरे मन में आएगा, मतलब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो है मैं सुनूंगा नहीं, उनके डिसीजन को ओवरराइड करने की शक्ति अगर हमको दे रहे हो तब तो हम बन पाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। ठीक है, तो दूसरा डिमांड इसकी थी क्या कि ये वुड बी ऑल्सो द कमांडर इन चीफ जो है इसको बनाया जाए। ठीक है, कमांडर इन चीफ बनाया जाए, मतलब जो सेना का जो है सबसे हेड होता है सेनापति। ठीक है, नेक्स्ट ये 2 बातें इसमें थी एक्ट ऑफ 1783 में। ठीक है, चलो अब आते हैं इसके बाद में। ठीक है, इसके बाद में फिर और आगे चलते हैं। ठीक, इसके बाद में आगे देखते हैं फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आता है। ठीक है, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो है ये क्या कहता है कि इट एक्सटेंडेड जो अभी जो डिमांड इसने रखी, ठीक है, कौन, इसमें जो नेक्स्ट पिछला एक्ट था, ठीक है, पिछला एक्ट था 1786 का, उसमें जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है जो डिमांड रखी थी, 2 डिमांड रखी थी। क्या? इसमें सबसे पहली डिमांड कि हम कोई भी डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिसाइड उसके जो डिमांड थी वो दोनों मान ली गई थी। तो अब क्या हुआ इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1793 में, इस एक्ट में क्या हुआ कि यही वाली जो डिमांड थी, ओवरराइड वाली वो जो इसकी डिमांड थी, इसको क्या कर दिया गया, इसको जितने भी आगे आने वाले जो गवर्नर जनरल होंगे इस सब के लिए लागू कर दिया गया। ठीक है, सबके लिए लागू कर दिया गया कि अब ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल की कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब सुनने की, अगर तुम्हारा जो डिसीजन जो तुमको सही लग रहा है वो तुम जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसी। ठीक, अच्छा अब देखो, अब भाई चूंकि सुनेगा नहीं है, 3 प्रेसिडेंसी हैं। ठीक है, 3 प्रेसिडेंसी हैं, अभी मैंने बताया ये बंगाल है, बॉम्बे, मद्रास। अभी मैंने बताया कि पहले ही क्या हुआ था कि ये बिल्कुल ये इसके ऊपर जो है कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अभी तक ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था तो इसके पास 4 काउंसिल थी, 4 मेंबर की काउंसिल थी। तो 4 मेंबर की काउंसिल जो कहती थी वो अपना आपस में डिसाइड करके होता था, गवर्नर जनरल उसको मानता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसके पहले एक्ट से जो है बोल दिया गया क्या कि अब भैया गवर्नर जनरल बाध्य नहीं है, वो तुम्हारे डिसीजन को ओवरराइड कर सकता है। ओवरराइड माने सुपरसीड कर जाएगा। ठीक है, वो कोई जरूरी नहीं तुम्हारे डिसीजन को माने। इस वजह से तो अब क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या देखा जाए कि इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास जो है ज़्यादा पावर आ गई और ज़्यादा कंट्रोल आ गया। किसके ऊपर? इन दोनों के ऊपर। इन दोनों पर किसके ऊपर? बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। इन प्रेसिडेंसी पर जो है और ज़्यादा कंट्रोल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। अच्छा, अब क्या हुआ कि जो कंपनी थी,
कंपनी जो है मोनोपोली कर रही थी, ठीक है, और कंपनी और उसमें ब्रिटिशर्स ने देखा कि कंपनी जो है चलो ठीक कर रही है, अब इसको जो है काम जो है, क्योंकि भाई कंपनी पैसा पैदा कर रही है, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने बोला क्या कि अब तुम्हारी मोनोपोली जो है ये 20 साल तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है, कितने साल तक, 20 साल तक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये 20 ईयर्स तक जो है, 20 ईयर्स तक ये मोनोपोली जो है ये क्या करेगी, चलती रहेगी, ठीक है, मतलब 20 साल तक अब तुमसे कोई नहीं बोलने वाला, तुम 20 साल तक बढ़िया ज़बरदस्त बिजनेस करो और पैसा सरकार को दो, ठीक है। तो 20 साल तक अब कोई भी रुकावट नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो है कोई भी एक्ट आएगा तो वो कब आएगा, 20 साल के बाद में, मतलब 1793 है तो कब आएगा, ये 1800, ये अब आएगा, नेक्स्ट एक्ट आएगा, ठीक है, नेक्स्ट आएगा 20 साल के बाद में, ठीक। तो 1813 का चार्टर एक्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट आएगा 20 साल के बाद में, ठीक है। तो अब 20 साल के बाद में उसको क्या कर रिव्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है कि अब 20 साल तक ये मोनोपोली कर लिया। देखो अब ब्रिटिश में देखा जाए, ब्रिटिश इंग्लैंड में क्या होता था कि उसमें बहुत सारी मर्चेंट्स थे। अब वो लोग कह रहे थे साहब खाली ईस्ट इंडिया कंपनी अपना ट्रेड कर रही है, हम भी तो हैं, हम भी ट्रेड करेंगे, ठीक है, ऐसा तो है नहीं भाई, हम करेंगे तो हम आपको ही देंगे, ठीक है, आपको ही जो है प्रॉफिट देंगे, ठीक, आपको ही टैक्स देंगे, तो हम लोग भी जो है, हम लोग भी समाज के लोग हैं, ठीक। इस वजह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हाँ बात तो सही कह रहे हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि विरोध भी हो जाए, ठीक है, और विरोध भी हो जाए। और दूसरी बात क्या होता था, ब्राइब का सिस्टम बहुत ज़्यादा था यहाँ पर, ठीक है, घूसखोरी वाला, ठीक, घूसखोरी वाला सिस्टम इतना ज़्यादा था, इन्होंने क्या किया, इन्होंने घूस भी खूब कायदे से खिलाई ब्रिटिशर्स को कि भैया हम भी जो है यहाँ पर बिजनेस करेंगे, ठीक। तो कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अब ये जो ट्रेड मोनोपोली जो चल रही थी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक, तो इसको जो है इसको कट डाउन किया कि नहीं अब सिर्फ तुम बिजनेस नहीं करोगी, अब और भी मर्चेंट्स आएंगे वो भी बिजनेस करेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हटा देते हैं यहाँ पर, इसी एक्ट से, किस एक्ट से, इस एक्ट से, चार्टर एक्ट से ट्रेड मोनोपोली हटाते हैं। लेकिन इसमें क्या रखते हैं, दो चीज़ें इसमें एक्सेप्शन रखते हैं कि दो चीज़ की मोनोपोली रहती है, एक होता है टी माने चाय, और ट्रेड विद चाइना, ठीक है, ट्रेड विद चाइना, ये दो चीज़ें ये मोनोपोली रहती है फिर भी किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लार्ज स्केल में इसका इस्तेमाल और चाइना से भी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस, इसी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये दिया गया। लेकिन चूंकि वो लोग ब्राइब दे के आए थे, इस वजह से इनको भी जो है, अब दूसरे जो ट्रेडर्स थे उनको भी कहा गया कि ठीक है आप जो है बिजनेस कर सकते हो। समझ में आया, ठीक है। चलो उसके बाद में क्या हुआ कि इसी 1813 के एक्ट में कि इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन द इंडिया, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है, अब पहली बात तो आपने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम को जो है ये डिवाइड कर रहे थे, क्या किस वजह से कैसे डिवाइड कर रहे थे कि अब जो है हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, इनके सेपरेट अपने लॉ हैं और लॉ के माध्यम से इनको डील किया जाए। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब ये इंडिया में ये क्रिश्चियनिटी ला रहे हैं, इंडिया में क्या कर रहे हैं, ये क्रिश्चियनिटी। ब्रिटिशर्स इतने चालाक हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम लोगों का उद्धार करने के लिए, तुम लोगों को उद्धार करने के लिए अब जो है तुम क्रिश्चियनिटी के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, क्रिश्चियन मिशनरी आते हैं, वो क्या करते हैं, धनवान जो है वो क्रिश्चियन में कन्वर्ट करवाते हैं, ठीक है, हिंदू को और बाकी रिलीजन को क्या करते हैं, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कराते हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही हो गया, उसके अंदर क्रिश्चियंस लोग आते हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज आते हैं, ये लोग क्रिश्चियन में कन्वर्ट कराते हैं। तीसरी बात, ये लोग क्या करते हैं, कौन, ब्रिटिश कहते हैं वेस्टर्न एजुकेशन देंगे अब तुमको, ठीक है, क्या देंगे, वेस्टर्न एजुकेशन देंगे, ठीक है। अब भैया अब देखो
कहीं ना कहीं क्या हुआ, देखो ये लोग अब, मगर इनकी मंशा गलत थी ब्रिटिशर्स को। अब क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन के नाम पर जो है कह रहे हैं कि अब वेस्टर्न एजुकेशन तुम लोग जो है इंडियंस, तुमको कुछ मालूम नहीं है, अब मैं वेस्टर्न एजुकेशन लेके आ रहा हूँ ताकि जो है आप लोग जो है इंग्लिश पढ़ें और बाकी चीज़ें पढ़ें, ताकि जो है आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, इम्प्रूव कर सकें। लेकिन क्या हुआ, ये इनकी मंशा गलत थी। क्यों ये लाए थे, ताकि जो है ये अपना बहुत अच्छे से, अगर हम जब सीख जाएंगे तो हम ही को जो है यूज़ करेंगे, ठीक। लेकिन इंडियंस हैं, इंडियंस तुम्हारी थाली में खाया और तुम्हें कुछ कायदे से बजाया, ठीक, वही काम जो है इंडियंस कर गए, ठीक। इंडियन की पॉलिसी, इनकी मंशा गलत थी, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन ये लेके आए, किसके माध्यम से, यही वाली कौन से, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड द वेस्टर्न एजुकेशन। उसके बाद में इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट टू इम्पोज टैक्स एंड द पर्सन, ठीक है। और इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इसमें बोला कि जो अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि अब जो लोकल गवर्नमेंट हैं, लोकल गवर्नमेंट जो वो स्थानीय सरकारें हैं, उसमें उनको जो है उनसे बोलो कि वो टैक्स कलेक्ट करें, अपने एरिया में टैक्स जो है कलेक्ट करें। कौन, किसको बोला, लोकल गवर्नमेंट बोला, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट को बोला क्या, कि टैक्स कलेक्शन करें, ठीक है, टैक्स कलेक्शन करें, और ये टैक्स कलेक्शन में खूब हैवी टैक्स लगाएं, ठीक है, और जो ना दे उसको पनिश करो, ठीक, जो ना दे उसको पनिश करो। तो ये सारी चीज़ें जो है किसमें था, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, समझ में आया, ठीक। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा कि अब जैसे 20-20 साल के जो मोनोपोली है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये फिर अब ये 20 साल में आएगा, मतलब क्या है 1833 में आएगा। नेक्स्ट जो एक्ट आएगा वो कब आएगा, 1833 में आएगा, ठीक है। चलो फिर आता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है, 20 साल बाद में आया है, ठीक है, 20 साल में आया है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक। चलो अब देखते हैं इस एक्ट में क्या हुआ। इस एक्ट में इसका मेन जो फीचर्स थे, इट मेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, अब इसको क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको लिख लेना, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में और इसमें जितनी भी सिविल मिलिट्री पावर जो हैं, ये सारी चीज़ें उसमें निहित कर दी। निहित मतलब अब उसके अंदर सिविल पावर भी हो गई और उसके अंदर मिलिट्री पावर भी हो गई। क्लियर है। और ये जो पहला ऐसा जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक बनेगा। कौन बनेगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इट डिप्राइव्ड द गवर्नर बंगाल एंड लेजिस्लेटिव। अच्छा, इसके द्वारा क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास था, उसकी लेजिस्लेटिव पावर माने जो विधायी जो शक्तियां थी, उससे भी जो इसको हाथ धोना पड़ा। ऐसे ही बेचारे वो पावरहीन हो गए थे, तो उनको जो है अब लेजिस्लेटिव पावर जो थी, लेजिस्लेटिव पावर या विधायी पावर जो थी, उसको भी जो है उससे हाथ धोना पड़ा। अब उसके पास वो भी पावर नहीं रह गई, ठीक है, वही पावर नहीं रह गई, ठीक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया was given the exclusive legislative power for the entire British India। तो अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर जो थी, जो इनसे छीनी गई, वो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। और इसके पावर से ये तो ज़्यादा पावरफुल हो गया, और पूरे एंटायर ब्रिटिश इंडिया के पावर जो है, जो कंट्रोल हो गया, किसके पास हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे पहले बनते हैं। समझ में आया, ठीक। इट एंडेड द एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी और द कमर्शियल बॉडी, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसने एक काम और किया, इन्होंने कहा कि साहब इतने दिन हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा कमा भी चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हो गई और बहुत बड़ी हो गई है, तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उसकी पावर्स को कम किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया क्या कि बहुत दिन तुमने कमा लिया, बहुत दिन मैनेज कर लिया, सारी चीज़ें कर लिया, कि अब जो है जितनी भी अब खाली और खाली
तुम जो है एडमिनिस्ट्रेशन संभालोगे और जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं अब उसमें कोई भी तुम्हारा अधिकार नहीं है। ठीक है, तो इसी एक्ट में बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कि अब सिर्फ तुम क्या है एडमिनिस्ट्रेट करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका संभालोगे, लेकिन अब कोई भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ नहीं संभालोगे। ठीक है, अब कमर्शियल एक्टिविटीज़ की ये नहीं संभालेगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ऑफ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इट प्रोवाइड द कमर्शियल कंपनी स्टैट्यूटरी इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद में इसी चार्टर एक्ट में 33 में अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस द ओपन। अच्छा, अब देखो क्या हुआ, इसी चार्टर एक्ट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी चार्टर एक्ट कौन सा 1833 में ही पहली बार ओपन कंपटीशन की बात हुई। किसकी बात हुई? ओपन कंपटीशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपन कंपटीशन की बात हुई। किसके लिए? सिविल सर्वेंट के लिए, जो हम लोग यूपीएससी देते हैं ना, यूपीएससी देते हैं। ठीक है, जो सिविल सर्वेंट होते हैं तो उसके लिए ओपन कंपटीशन की बात हुई फॉर सिविल सर्वेंट। लेकिन हालांकि इसको माना नहीं गया, बात तो हुई लेकिन इसको निगलेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से ये लागू नहीं हो सका। ठीक है, इसके लागू नहीं हो सका। अब जो लागू होगा वो किस पे होगा? नेक्स्ट चार्टर एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चार्टर एक्ट में, चार्टर एक्ट। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ अब 20 साल बाद फिर आएगा। ठीक है, 20 साल बाद फिर आएगा, मतलब क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ठीक है, 1853 का एक्ट आएगा और इस 53 के एक्ट में अब देखो उसी से कंटिन्यू कर रहे हैं, वही जो ओपन कंपटीशन था अब की बार क्या हुआ, ये फाइनली इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हैं क्या, कि इसके जो चार्टर है वो जो ओपन कंपटीशन ठीक है फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, सिविल सर्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, सिविल सर्वेंट्स के लिए जो है ये लागू कर दिया गया। ठीक है, और किसके द्वारा? 53 में हो रहा है। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ, एक मैकॉले, ठीक है, मैकॉले कमेटी बना दी गई। ठीक है, मैकॉले कमेटी बनाई गई। ठीक है, कमेटी कब? 1854 में इसके लिए कमेटी बनाई गई, मैकॉले कमेटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको स्टार मान लेना और लिख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैकॉले कमेटी और इसके लिए बनाई गई। ठीक है, चलो आगे समझते हैं। इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। ठीक है, अच्छा, जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती थी उसको क्या हुआ, उसके जो है जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे और इसके लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे उसको अलग कर दिया गया। मतलब काउंसिल जो है, इसके जो काउंसिल है, तो काउंसिल में क्या हुआ, इसके एग्जीक्यूटिव फंक्शन और इसके लेजिस्लेटिव फंक्शन, विधायी वाले जो फंक्शंस थे, ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन और एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालक वाले। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन क्या हुआ, अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, कि कहा साहब जो है आप जो है सारे काम नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो इसको जो है क्या कर दिया गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और क्या बोला गया, और इसकी गवर्नर जनरल की काउंसिल में 6 मेंबर और जोड़े गए। ठीक है, 6 मेंबर और जोड़े गए। इसके काउंसिल में पहले कितने होते थे? 4 होते थे। ठीक है, अब क्या हुआ, 6 मेंबर और जोड़े गए और हम कह सकते हैं कि 6 मेंबर की एक अलग ही न्यू बॉडी बना दी गई। ठीक है, 6 मेंबर की एक न्यू बॉडी बना दी गई, न्यू काउंसिल बना दी गई, कह सकते हैं न्यू काउंसिल बना दी गई 6 मेंबर की। और जिस 6 मेंबर में 4 मेंबर, जिसमें 4 मेंबर जो है कहाँ थे, इंडियन प्रोविंस से थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जो है क्या हो रहा है, धीरे धीरे हमारी तरफ ये बढ़ रहे हैं। क्यों? इंडियंस को अपने उसमें पार्टिसिपेशन करा रहे हैं। ठीक है, देखो कंपटीशन भी हो रहे हैं, लेकिन ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, इनकी मनसा सही नहीं है। ठीक है, अपनी जो है ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई बवाल ना हो जाए, जिसकी वजह से क्या वो धीरे धीरे ये लोग इंडियंस को भी अपने पार्ट में ले रहे हैं। तो इसमें जो है 6 मेंबर्स में से 4 मेंबर जो है ये क्या है, इंडियन प्रोविंस से थे। ठीक है, 4 मेंबर जो है इंडियन प्रोविंस से थे। ठीक, और कौन कौन से, हाँ ये भी समझ सकते हैं। तो इसमें 4 मेंबर कौन, मद्रास, ठीक है, मद्रास है, ठीक है, बॉम्बे है, बॉम्बे ये तुम्हारे प्रेसिडेंसी वाले बॉम्बे, ठीक है, बंगाल और आगरा।
ठीक है, आगरा। ये 4 प्रोविंस से जो है मेंबर्स लिए जाते हैं, 6 में से 4 इंडियन प्रोविंस में से होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो ये जो है 1853 का चार्टर एक्ट था। यहाँ तक जो है ये तुम्हारा कंपनी का रूल है ये यहाँ कंप्लीट होता है। तो जितने भी इसका बैकग्राउंड हम लोग ने देखा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो अभी जो है उसका एक पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है पढ़ने के लिए। एक कंपनी रूल है जो 1773 से लेकर 1858 लिखा हुआ है, लेकिन 53 तक ही हम लोग जो ब्रेक करते हैं क्योंकि 58 से अलग पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और जो नेक्स्ट क्राउन रूल है जो 1858 से लेके 1947 तक, आज़ादी तक होता है। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में जो है उसका अगला पार्ट जो है पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल फैक्ट है, इस वजह से आपको बोरिंग भी लग सकता है, लेकिन आप टेंशन ना लो, जैसे ही ये 1-2 क्लास में ये ख़त्म होगा फिर तुरंत ही हम लोग जो है पूरा कंप्लीट जो है अच्छे से पहुंच जाएंगे। कहाँ पर? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो इतना मज़ेदार है कि पूछो नहीं, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। पूरी एक लाइव एग्जांपल्स भी उसमें देंगे, आपको और भी मज़ा आएगा, ठीक है। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ सबको अच्छा लगा होगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी लोग लाइक और शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।